बात करेंगे उस गुनहगार की जिसे 16 साल बाद भारत लाया जा सका है। आज मुंबई हमले के एक मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। तहव्वुर राणा वही शख्स है जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसने मुंबई हमले का पूरा प्लान तैयार किया था। तहव्वुर राणा को भारत लाने की एक लंबी प्रक्रिया के खत्म होने के बाद अब उसको सजा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तहव्वुर राणा को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट शाम 6:15 बजे पालम एयरपोर्ट पर उतरा। सबसे पहले एनआईए की टीम ने उसे 26/11 मुंबई हमले के आरोप में गिरफ्तार किया। उसके बाद एयरपोर्ट पर ही उसका मेडिकल टेस्ट हुआ। उसे सीधे कोर्ट ले जाया गया है, जहां वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन एनआईए का पक्ष रखेंगे और पूछताछ के लिए कस्टडी की अपील करेंगे। कृष्णन वही वकील हैं जिन्होंने पूरा मामला भारत सरकार की तरफ से अमेरिका की अदालतों में लड़ा। लगातार वो दलीलें देते रहे कि इसका प्रत्यर्पण होना चाहिए, ये दोषी है, ये साजिश करता है, ये मास्टरमाइंड है 26/11 का तहव्वुर राणा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले को कोई नहीं भूला है। आज भी मन सिहर जाता है। उस वक्त समंदर सिहर गया था। इस हमले में शामिल कई आतंकियों को उनके किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन इसके मास्टरमाइंड बचे हुए थे और अब पारी उनकी आई है। करीब 16 वर्षों से जिस तहव्वुर राणा को भारत लाने के प्रयास हो रहे थे, क्या अब उसे फांसी दी जा सकेगी? इस सवाल का जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। आज हम आपको एक बात बता सकते हैं कि तहव्वुर राणा का बचना बहुत मुश्किल है। उसके खिलाफ एनआईए एक ऐसा मजबूत केस तैयार कर रही है जिससे जल्दी से जल्दी उसे सजा दिलाई जा सके। सूत्रों के मुताबिक एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा से पूछताछ करने के लिए एक खास कमरा बनाया गया है, जिसमें केवल 12 लोगों को जाने की अनुमति मिलेगी। अब देखिए, इन 12 लोगों में एनआईए से जुड़े बड़े अधिकारी होंगे, कुछ अन्य सुरक्षा अधिकारी शामिल किए जाएंगे। जिस किसी को भी अब तहव्वुर राणा से बात करनी होगी, उसे पहले एनआईए के अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। एनआईए तहव्वुर राणा को 26/11 मुंबई हमले से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें, वीडियो, ईमेल और कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाएगी और फिर उनसे जुड़े सवाल दागेगी। एनआईए की कोशिश है कि वो हेडली के साथ तहव्वुर के कनेक्शन को साबित करते हुए तहव्वुर से जानकारियां निकाल सके। एनआईए के पास तहव्वुर और हेडली के बीच हुई फोन कॉल से जुड़े कुछ डेटा मौजूद है और इसके आधार पर भी तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी, जानकारी निकाली जाएगी। कसाब को लेकर देश के लोगों में जो गुस्सा था, वही नाराजगी, वही गुस्सा तहव्वुर राणा को लेकर है। ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि तहव्वुर राणा को लेकर जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा मिले। लोग ये भी चाहते हैं कि तहव्वुर राणा को फांसी की सजा मिले। लेकिन क्या आपको मालूम है कि तहव्वुर राणा जब तक भारत में रहेगा, तब तक भारत को उसका ख्याल किसी विदेशी मेहमान की तरह रखना होगा, क्योंकि उसके प्रत्यर्पण से जुड़े कुछ सख्त नियम तय किए गए हैं। हम आपको बताते हैं, भारत और अमेरिका के बीच साल 1997 में हुई प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक भारत को 5 नियम मानना जरूरी है। क्या क्या है वो नियम? पहला ये कि तहव्वुर राणा पर 26/11 मुंबई हमले के अलावा किसी अन्य केस में सजा नहीं सुनाई जाएगी, यानी उस पर अन्य आतंकी हमलों के केस नहीं दर्ज होंगे। अगला सुनिए, दूसरा नियम यह है कि भारत तहव्वुर राणा को किसी अन्य देश को प्रत्यर्पित नहीं कर सकता है, यानी भारत तहव्वुर राणा को किसी अन्य देश में भेज नहीं सकता। फिर चाहे कोई देश प्रत्यर्पण का कितना ही दबाव क्यों ना बनाए, भारत उसे भारत में ही रखेगा। तीसरा नियम यह है कि तहव्वुर राणा की सुनवाई में पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, यानी तहव्वुर राणा को भी अपने पक्ष में सफाई देने का पूरा मौका मिलेगा। सजा मिलने पर वो भारत की ऊपरी अदालतों में भी अपील कर सकता है। इसका मतलब यह है कि तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने में जितना समय लगा है, मुमकिन है उसको सजा देने में वक्त लगे। चौथा नियम यह है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद से उसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। उसके आने जाने, कपड़े, खाने पीने, रहने, सब इंतजाम भारत सरकार को करना होगा और उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तहव्वुर राणा पूरी तरह से स्वस्थ रहे। 5वां नियम यह है कि भारत को अपने प्रत्यर्पण एक्ट 1962 का पालन करना होगा, जिसके तहत प्रत्यर्पण के लिए लाए गए अपराधी को काउंसलर एक्सेस देना होगा।
जरूरत होने पर उसके परिवार की उससे बात करानी होगी। प्रत्यर्पण के सभी नियमों का पालन करते हुए तहव्वुर राणा के खिलाफ सुनवाई होगी और इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि क्या तहव्वुर को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। तो आइए आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया था और प्रत्यर्पण संधि के तहत यह तय हुआ था कि उसे यहां पर मौत की सजा नहीं मिलेगी। हालांकि इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा दी गई, वो जेल में बंद है। अबू सलेम के मामले में उसकी गिरफ्तारी पुर्तगाल से हुई थी और पुर्तगाल में मौत की सजा का प्रावधान है नहीं, इसीलिए उसको फांसी की सजा नहीं दी गई उस वक्त। अब सवाल यह है कि तहव्वुर राणा के साथ क्या होगा। तो इसके लिए हमें भारत और अमेरिका के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि को समझना होगा। भारत और अमेरिका के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसके अनुच्छेद 8 की धारा 1 कहती है कि जिस अपराध में प्रत्यर्पण की मांग की गई है, अगर प्रत्यर्पण मांगने वाले देश में उस अपराध के तहत मौत की सजा का प्रावधान है और प्रत्यर्पित करने वाले देश में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है, तो प्रत्यर्पण मांगने वाला देश दोषी को मौत की सजा नहीं दे सकता। पुर्तगाल में मौत की सजा का प्रावधान नहीं था, इसीलिए उनके साथ जो प्रत्यर्पण संधि है उसके तहत सलेम को फांसी नहीं दी गई। लेकिन आइए अब तहव्वुर राणा पर। यह तहव्वुर राणा की बदकिस्मती है कि भारत और अमेरिका दोनों ही देशों में मौत की सजा का प्रावधान है, यानी दोनों ही देश अपराधियों को मौत की सजा देते हैं और नियमों के मुताबिक भारत भी तहव्वुर राणा को फांसी की सजा सुना सकता है, क्योंकि तहव्वुर को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया है। तहव्वुर राणा को फांसी देने में एक पेंच यह भी है कि वो कनाडा का नागरिक है और कनाडा में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। ऐसा देखा गया है कि जब किसी देश में कनाडा के नागरिकों को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो कनाडा उसके खिलाफ एक अपील जरूर करता है और मुमकिन है जिस तरह के आजकल तेवर कनाडा के देखे जा रहे हैं कि वो तहव्वुर राणा के केस में भी अपील कर सकता है। ऐसे तहव्वुर राणा पर 26/11 मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप है, जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला है। इस मामले में उम्र कैद और फांसी की सजा का प्रावधान है। इसीलिए जिन लोगों ने मुंबई हमले को अपनी आंखों से देखा था, वो उसके साजिशकर्ता को कसाब की तरह फांसी पर चढ़ते देखना चाहते हैं, उसी ठिकाने पर पहुंचाना चाहते हैं। टेररिस्ट लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। आम पब्लिक के सामने उनको फांसी देना चाहिए और ऐसी दर्दनाक फांसी देनी चाहिए कि उसका एक मैसेज पास होना चाहिए। पाकिस्तान में पैदा होने वाले टेररिस्ट, उनके पास एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर भारत के ऊपर अपन हमला करते हैं तो अपना क्या हाल होता है। ये आने वाले दिन में वो कानून में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर किधर एक बंद कोठरी में फांसी दी जाएगी तो उसका एक मैसेज अच्छी तरह से नहीं जाता है। और अगर ऐसे खुले पब्लिक में, खुले मैदान में, पब्लिक के सामने उनका शरीर का एक एक अवयव काट के उसके ऊपर नमक का मारा करके ऐसे दर्दनाक मौत अगर दी जाएगी, फांसी दी जाएगी, तो आने वाले समय में टेररिस्ट लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भारत के ऊपर हमला करने के बाद अपना हल क्या होता है। तो राणा एक ऐसा शख्स है जिसने सारी जानकारी लश्कर तैयबा को थे, उसके बाद ही अटैक्स हुए थे। अब उसको भारत लाया गया। आपका पहला प्रतिक्रिया क्या है? पहला तो मैडम उनको जल्द से जल्द सजा होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का जान चले गया ये हमले में। बहुत मतलब अच्छे ऑफिसर मर गए ये सब, तो उनको बहुत जल्दी उनको फांसी देना चाहिए। कम से कम 1 महीने में ही उसका जो भी जजमेंट निकाल के उसको मृत्युदंड देने जैसा काम करना चाहिए, ताकि सब जितने भी घरों के चिराग बुझ गए, जितने लोगों की जो अपनी जानें गंवा दी, जिनके घर में आज भी अंधेरा है, उनको कम से कम एक थोड़ी सी शांति तो मिले कि जिस आदमी ने अंजाम दिया उसका अंत हो चुका है। अजमल कसाब का जैसा अंडा सेल, बिरयानी इतना सेवा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए अलग से, आतंकवादी लोगों के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए कि 2 से 3 महीना में फांसी दे दिया जाए या 20 रास्ते पे गोली मार दिया जाए। उनको ला के बिरयानी खिलाओ, करोड़ों रुपए खर्चा करो, पैसा वेस्ट है। हम जैसे इंसानों लोगों के सोचने के लिए कि गरीब लोग को कैसा आगे बढ़ाओ, देश की सुरक्षा कैसे करूं, वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। वो आ रहे तो हमारे देश में आके आतंकवादी हमला किया, कितने लोगों की जान लिया है। मैं दुबई, सऊदी वगैरह में सुनता हूँ चोरी किया तो हाथ काट दिया, ये कुछ किया तो। यहाँ भी आतंकवादी के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए।
फांसी लगानी चाहिए। और फांसी लगाने के बाद मतलब जिन जिन लोगों का परिवार गुजरा है उनको सलाह मतलब सही दिशा दिखाने के लिए उनकी भी बातों को सुनना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ आज तक पर सीधा जुड़ रहे शहीद तुकाराम ओम्बले के भाई एकनाथ ओम्बले, जो कि 26/11 के हमले में शहीद हुए। आपके भाई हमारे लिए। एकनाथ जी, ये पूरा देश नतमस्तक है शहीद तुकाराम ओम्बले के सामने। अपने सीने पे जिसने गोलियां खाई मुंबईकरों को बचाने के लिए, आज जब तहव्वुर राणा वापस इस देश में लाया गया है, सबसे पहले आपके मन में क्या बात आती है और क्या कहेंगे इस देश की सरकार को, इस देश की न्याय व्यवस्था को, इस देश की अदालतों को, इस देश के लोगों को? देखो, बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। और जैसे ही आपको मालूम है कि 26/11 का जो भयाड़ हल्ला मुंबई नगरी के ऊपर जो हुआ था, उसमें बहुत सारे अपने निरपराध लोग मारे गए थे। कई जवान, कई पुलिस बांधव उसमें शहीद हो गए जी। और जो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड जो डेविड हेडली है और उसका मुख्य साथीदार ये तहव्वुर राणा था। तो बहुत अच्छी बात हो गई है, तहव्वुर राणा को अभी भारत लाया गया है। जल्द से जल्द उसको फांसी होना जरूरी है। और जैसे मैं सुबह भी आपके चैनल के माध्यम से अपील किया हूँ कि अपने कानून में वो मतलब बदलाव करना चाहिए और ऐसे टेररिस्ट लोग जो अमानुष हल्ला करके बेगुनाह लोगों को मारा है उन्होंने, तो आगे जाके ऐसे लोगों को पब्लिक के सामने लाके, खुले मैदान में लाके उनको हलाल करके मारना चाहिए, हलाल करके उनको फांसी देना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका एकनाथ ओम्बले जी। पूरा देश हमेशा याद रहेगा कि जब अजमल कसाब जैसा खूंखार आतंकी हथियारों से लैस सामने खड़ा था, तो सिर्फ एक बेटन के दम पर उससे लड़ते रहे, उसकी बंदूक नहीं छोड़ी, गोलियां खाते रहे, लेकिन जब तक उसे ओवर पार नहीं किया, उसे दूसरे व्यक्ति ने, वहां पर पुलिस वाले ने पकड़ा नहीं, तब तक शहीद तुकाराम ओम्बले डटे रहे। ऐसे ही वीर शहीदों से ये देश और देश की का अस्तित्व बना रहता है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंसाफ की आपने बात की अपने नजरिए से, लेकिन एक बात तो अरविंद ओझा साबित हो गई कि हिंदुस्तान में कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और आतंकी किसी भी कोने में दुनिया में छिपे हों, लौटना तो इंसाफ के लिए यही होगा और यहां पर आकर हिसाब किताब होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, कानून के हाथ लंबे होते हैं। कम से कम आज जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, सुबह 6 बजे संजना में यहां मौजूद हूं और मैंने अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ घटते हुए देखा जो कभी भारत में कल्पना होती थी। और खासतौर से अमेरिका जैसे देश से किसी मोस्ट वांटेड को लाना वो टेढ़ी खीर ही होती थी, लेकिन आज ऐसा होता हुआ पूरा देश देख रहा है। इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर मैं मौजूद हूं, पालम एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। लेकिन ये भी देखिए, काफी दांव पेच खेले जो तहव्वुर राणा है, चूंकि पढ़ा लिखा भी है, पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर भी था, तो जब भारतीय एजेंसियों ने अमेरिका में उस पर शिकंजा कसना शुरू किया तो कभी वो बीमारी का बहाना बनाने लगा, कभी कोई और बहाना बनाने लगा। अपने कानूनी दांवपेच का उसने काफी इस्तेमाल किया, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन हर जगह भारतीय एजेंसियों ने, एनआईए ने और विदेश मंत्रालय ने जाकर दस्तावेज सौंपे, सबूत सौंपे और यकीन जानिए अमेरिका की कोर्ट तक ने माना और कहा, बाकायदा अपने ऑर्डर में कहा है कि जो भारत दस्तावेज, जो भारत एविडेंस दे रहा है वो पूरी तरह से सही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सका। अब उसे कोर्ट में, जाहिर सी बात है, जो लीगल प्रोसेस होता है पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेना, उसके बाद एनआईए उससे पूछताछ करेगी। लेकिन जो एक्सपर्ट है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उनका ये मानना है कि 26/11 मुंबई अटैक में अभी ऐसे कई राज हैं जो खुले नहीं हैं। खास तौर से पाकिस्तान आर्मी
कि वो चेहरे बेनकाब होंगे, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चेहरे बेनकाब होंगे। लश्कर तोयबा तो पहले से बेनकाब है ही, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चेहरे बेनकाब होंगे और जब वो NIA के सामने, इंडियन एजेंसी के सामने उनके नाम आएंगे तो जाहिर सी बात है उन नामों को इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत रखेगा भी और ये बताने की भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान एक आतंकवाद को पालने पोसने वाला मुल्क है। अंजना, खुलेगी पोल और भी खुलेगी पोल पाकिस्तान की। लेकिन जरा अपने दर्शकों को अब तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं तहव्वुर राणा की। ये वही शख्स है जो पहले ऐसा दिखता था। आप देख रहे हैं तहव्वुर राणा की तस्वीर, बीच में ऐसा दिखता था। दरअसल इसकी पूरी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। पाकिस्तान आर्म्ड मेडिकल कोर में ये एक ऐसा शख्स था जो डॉक्टर था पाकिस्तान में। 97 में ये पहुंच गया कनाडा। ISI की मदद से धीरे धीरे एक इमिग्रेशन ऑफिस खोल ली और वहीं से साजिश और आतंक के काम ये पूरे विश्व के लिए करता था। और सोचिए, डेविड कोलमैन हेडली इसका पुराना साथी था, कैसे उसका नाम बदला, अंग्रेजी नाम रखा, फिर एक इमिग्रेशन ऑफिस मुंबई में खोलकर उसके बाद वहां पर उसको एजेंट बनाया और डेविड कोलमैन हेडली के लिए भारत में आकर रेकी करने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया। और लश्कर तैयबा उधर आतंकियों को ट्रेन करता रहा और फिर लश्कर तैयबा, पाकिस्तान की ISI, तहव्वुर राणा, डेविड कोलमैन हेडली ने कुछ और आतंकियों के साथ मिलकर इस 26/11 के पूरी आतंकी हमले को अंजाम दिया। अब देखिए, काले बालों से सफेद बालों तक पहुंच गया है ये शख्स, लेकिन अब जाकर घड़ी आई है उसके आतंक के कारनामों के हिसाब किताब का। फांसी से पहले अजमल आमिर कसाब को भी लगता था कि पाकिस्तान में मौजूद उसके आका किसी ना किसी तरह से उसको बचा लेंगे। उसे ये भी लगता था, देख रहे हैं आप, ये उसका दरअसल जब एक सीरम टेस्ट किया गया था कि वो क्या बोलता है, क्या जानकारी देता है, तब का वीडियो रिलीज किया गया था। लगता था अजमल आमिर कसाब को कि मुझे भी कोई ना कोई पाकिस्तान में जो मेरा आका है बचा लेगा। उसे ये भी लगता था कि उसे फांसी कभी नहीं होगी क्योंकि भारत में कानूनी प्रक्रिया बहुत धीमी है। लेकिन 26/11 मुंबई हमले के 4 साल बाद ही कसाब को फांसी दे दी गई। तहव्वुर राणा को भी यह बात पता है कि भारतीय कानून उसे कड़ी सजा जरूर देगा। साल 2020 में जब भारत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की नई कोशिशें शुरू की तो तहव्वुर के बुरे दिन शुरू हो गए। अमेरिकी एजेंसियों ने भारत की दलीलों को देखते हुए सबसे पहले तहव्वुर को गिरफ्तार किया, फिर उसके प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई और उसके बाद देखिए आज नतीजा क्या निकला है। तहव्वुर को अपनी गिरफ्तारी के समय ही पता चल गया था कि इस बार भारतीय एजेंसियां पूरी तैयारी के साथ आई हैं, इसीलिए उसने अमेरिका की कई अदालतों में इस गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण को चुनौती दी, लेकिन तहव्वुर की किसी भी दलील को सही नहीं माना गया। सबसे पहले मई 2023 में मजिस्ट्रेट जज ने उसकी दलीलें खारिज की। उसके बाद अगस्त 2023 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसकी दलीलों को नकार दिया। फिर अगस्त 2024 को यूएस फेडरल कोर्ट और फिर आखिर में इसी साल 21 जनवरी को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी तहव्वुर राणा की सारी दलीलों को गलत बताकर उसके प्रत्यर्पण पर मुहर लगा दी। हालांकि तहव्वुर राणा फिर भी माना नहीं। उसने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील की, जिसे 3 दिन पहले कोर्ट ने खारिज किया है। तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण रोकने के लिए क्या कुछ नहीं कहा। उसने खुद को पार्किंसंस डिजीज बीमारी होने का बहाना बनाया। उसने भारतीय जेलों की खराब स्थिति का बहाना बनाया। यहां तक कहा कि भारतीय जेलों में उसकी हत्या हो सकती है क्योंकि यहां मुसलमानों को खतरा है। लेकिन कोर्ट ने उसकी किसी भी दलील को सही नहीं माना। तहव्वुर राणा को भारत लाया जाना आसान नहीं था, लेकिन वर्ष 2023 में भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जिसने उसके प्रत्यर्पण का रास्ता आसान बना दिया था। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे की जमीन पर सक्रिय आतंकियों, अपराधियों से जुड़ी जानकारियां साझा कर रहे थे। इसके तहत तहव्वुर राणा से जुड़ी जानकारी भी दोनों देशों ने एक दूसरे को दी थी। इन्हीं जानकारियों के आधार पर अमेरिकी एजेंसियों ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण में भारत की मदद की। अमेरिकी एजेंसियों ने तहव्वुर राणा से जुड़े कई ऐसे दस्तावेज मुहैया करवाए जिसे भारतीय एजेंसियों ने अमेरिकी अदालतों में पेश किया। इससे भारत का पक्ष मजबूत होता गया। इसी की बदौलत मुंबई आतंकी हमले का मोस्ट वांटेड भारत लाया गया है।
16 साल बाद आखिरकार मुंबई हमले का गुनहगार दिल्ली में लैंड कर गया। तहव्वुर राणा को लेकर आ रहा विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां से उसे एनआईए ने अपनी कस्टडी में ले लिया। एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद तहव्वुर राणा को एनआईए हिरासत में भेज दिया गया। बेहद चालाक है, भारत के शिकंजे में ना आ सके, भारतीय एजेंसियों के शिकंजे में ना आ सके, इसके लिए इसने कई कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल किया। कभी अपनी बीमारी का बहाना बनाया, लेकिन जो भारतीय एजेंसियां थी, एनआईए थी, वो लगातार एक के बाद एक एविडेंस रखती चली गई। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो अमेरिका की है, वहां तक एविडेंस रखे गए और हर जगह तहव्वुर राणा को मुंह की खानी पड़ी। हर जगह, हर कोर्ट में अमेरिका के हर जो भी लीगल प्रोसेस होते हैं, वहां पर तहव्वुर राणा को मुंह की खानी पड़ी, और जबकि भारतीय एजेंसियों की जीत हुई। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की कहानी कई रहस्यों से भरी है। पाकिस्तान में जन्मे कनाडा के नागरिक राणा को बिजनेस जेट से भारत लाया गया। मोस्ट वांटेड आतंकी है और जिसके सीने में कई राज दफन है। और मेरा ये मानना है, और मैंने कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात की है, उनका ये मानना है कि 26/11 हमले के राज अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं। इस हमले में जो लोग किरदार भी थे, 10 आतंकी तो मारे गए, लेकिन बाकी जो किरदार थे उनको उतनी ही जानकारी दी गई थी जितनी लश्कर ए तोयबा के आतंकियों ने, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने बताया था। लेकिन तहव्वुर राणा वो किरदार है जो कभी पाकिस्तान आर्मी में था और एक तरीके से कहें तो डबल फेस बनाकर वो कनाडा में था, लेकिन काम वो आतंकवादी गतिविधियों का ही कर रहा था। यहाँ अमेरिकी अदालत से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बाद भारत के लिए ये ऑपरेशन कूटनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से बेहद संवेदनशील था। इसे सुरक्षित और गोपनीय रखने के लिए सरकार ने पूरे इंतजाम किए। पीयूष सचदेवा तहव्वुर राणा को डिफेंड करने के लिए हैं। तहव्वुर राणा उनके जरिए अपनी बात अदालत तक पहुंचा सकता है। तो ये एक कायदा है और एक ये प्रोसेस है जिसमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी घनघोर अपराधी क्यों ना हो, उसे अपने बचाव का मौका दिया जाता है। अपनी दलील, अपनी बातें, अपनी फैक्ट्स रखने की छूट दी जाती है। और न्याय तभी हो जब न्याय दोनों तरफ से हो, यानी बचाव पक्ष भी अपना, उसको पूरा मौका दिया जाएगा अपने वकील के जरिए अपनी बात रखने का। तहव्वुर राणा का भारत आना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत का कानून तहव्वुर राणा को फांसी की सजा दे पाएगा। आज तक ब्यूरो। तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने से पाकिस्तान बहुत परेशान है। पाकिस्तान को अपनी बदनामी का डर है, क्योंकि वो जानता है कि तहव्वुर राणा ने उनके इशारों पर भारत के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन वो अब भी झूठ परोसने में लगा हुआ है। सोचिए, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय तहव्वुर राणा से अपने संबंधों को नकारने में लगा है। उसका कहना है कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, उसने कनाडा की नागरिकता ले ली है। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि पिछले 20 वर्षों से तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से कोई संबंध ही नहीं है। पाकिस्तान भले ही कहे कि तहव्वुर राणा उनका नागरिक नहीं है क्योंकि वो कनाडा का नागरिक बन चुका है, लेकिन आपको बता दें, पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता का नियम है, यानी तहव्वुर राणा कनाडा का नागरिक रहते हुए भी पाकिस्तान का नागरिक हो सकता है। तो इस सच को पाकिस्तान नकार नहीं सकता। तहव्वुर आज भी उनका नागरिक है और सामने आकर ये सफाई देना साफ बताता है कि इनकी दाढ़ी में तिनके ही तिनके अटके हैं। पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि तहव्वुर राणा पूरी दुनिया को मुंबई हमले में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में बता देगा। अगर तहव्वुर राणा के खिलाफ मुंबई हमले का दोष साबित होता है तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आतंकी मुल्क कहा जाएगा। तहव्वुर राणा लंबे समय तक पाकिस्तानी सेना और उनकी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर चुका है। यही नहीं, वो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का भी हिस्सा रहा और इसीलिए आज पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ अशफाक परवेज कयानी, ये नाम ध्यान से सुनिए, पूर्व आर्मी चीफ अशफाक परवेज कयानी और ISI चीफ अहमद शुजा पाशा की नींदें उड़ी हुई होंगी, क्योंकि उस दौरान जब ये घटना घटी थी तो पाक आर्मी के चीफ और ISI के चीफ यही दोनों थे, क्योंकि तहव्वुर राणा उनके कई राज जानता है।
आपको आज ये भी पता होना चाहिए कि तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाने में कितना पैसा खर्च किया गया। खबर है कि तहव्वुर राणा को एक चार्टर्ड प्लेन द गल्फ स्ट्रीम G550 से भारत लाया गया है और इस चार्टर प्लेन को प्रति घंटे के हिसाब से किराए पर लिया गया था। तहव्वुर राणा के साथ भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका के मायामी से उड़ान भरी थी, जो करीब 40 घंटे बाद दिल्ली पहुंची है। इस बिजनेस जेट का किराया करीब 9 लाख रुपए प्रति घंटा है और इस हिसाब से तहव्वुर राणा को भारत लाने में 4 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि मायामी से दिल्ली की फ्लाइट में बिजनेस क्लास का एक टिकट 4 लाख रुपए का है और इस हिसाब से तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए 100 गुना ज्यादा पैसा खर्च हुआ। लेकिन सुरक्षा कारणों से प्रत्यर्पण के समय चार्टर प्लेन ही किए जाते हैं। आज बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाया गया है, उसी तरह से आतंकी हाफिज सईद और दाऊद को भी लाया जा सकता है। यहां हम आपको एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि ये सब फिलहाल हवाई बातें हैं, क्योंकि ये तभी मुमकिन होगा जब हाफिज सईद या दाऊद ऐसे देश में पकड़े जाए जिसके साथ भारत की एक प्रत्यर्पण संधि है, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है। बिना प्रत्यर्पण संधि के किसी अपराधी को भारत लाना बहुत मुश्किल है। और रही बात पाकिस्तान से लाने की, तो पाकिस्तान के साथ भारत की ऐसी कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। अगर होती भी तब भी वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो खुद जिन्हें पालता रहा, वो अपने आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाता रहा। किस मुंह से उन्हें भेजेगा, उसके ही राज खुलेंगे। तहव्वुर राणा का ट्रायल केवल कोर्ट में नहीं चलेगा, बल्कि इसका राजनीतिक ट्रायल भी हो रहा है। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण, किसकी उपलब्धि, किसकी नाकामी, इसको लेकर राजनीति हो रही है। बीजेपी इसको केंद्र सरकार की कामयाबी बता रही है, विपक्ष बड़े भारी मन से इसे स्वागत योग्य कदम कह रही है। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब को बिरयानी खिलाती थी और बीजेपी सरकार देश पर हमला करने वालों को सजा दिलाई। इस पर कांग्रेस ने उसके कार्यकाल में ही कसाब को फांसी देने की बात कही, तंज कसा कि केंद्र सरकार हेडली को नहीं ला पाई। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब, उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर, विशेषकर हम सब मुंबईकर कृतज्ञ हैं मोदी जी के। इस प्रकार की घटिया बातें अब गोयल जी को शोभा नहीं देती। अजमल कसाब को कांग्रेस की सरकार ने फांसी लगाई, तहव्वुर राणा को वो लेकर आए हैं, उसे भी फांसी दीजिए। पर आखिर में जब तक डेविड हेडली नहीं आएगा, जब तक दाऊद इब्राहिम नहीं आएगा, जब तक छोटा राजन को नहीं पकड़कर लाएंगे, जब तक नीरव मोदी और संदेशराज को नहीं लाएंगे, तब तक देश का एक सामूहिक तौर से उग्रवाद, वो इकोनॉमिक हो या दूसरा, उससे लड़ने में कामयाबी नहीं मिलेगी। We were also trying, BJP government was also trying for a very long time to bring him back to India, but now we see we are successful here to bring back. And I think National Investigation Agency, now you will fully dig up and work out on this investigation and will give justice to the incidences. बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और मैं तो यही मांग करता हूं कि जो भी हमारे देश पे हमला करे उसे पूरे एक अच्छे पब्लिक स्क्वायर में ही फांसी दे दो। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इसी के साथ पीओके का क्या और चाइना जो ऑक्यूपाई कर रही है हमारी टेरिटरी, उसका क्या। यूपीए सरकार के इसमें कोई दो राय नहीं कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकियों के मन में डर पैदा करेगा। जो आतंकी दूसरे देशों में बैठकर भारत पर हमले की साजिश करते हैं, उन्हें यह पता चल गया है कि भारत उनको छोड़ने वाला नहीं है। वो चाहे किसी भी देश में छिपे, भारत उनको खींच कर लाएगा। आज से 2000 साल पहले जब अलग अलग भूखंड, रियासतों और साम्राज्यों में बटे हुए थे,
तब आपको पता है दुश्मन को कैसे मारा जाता था? उस समय युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के बीच युद्ध होते और इस युद्ध के आखिर में दुश्मन को हिरासत में लेकर उसे अपनी जमीन पर लाया जाता था। उसे पूरी प्रजा के सामने सजा दी जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इससे प्रजा के एक एक व्यक्ति में यह भावना आती थी कि उसके दुश्मन को उन्होंने ही मारा है और अपना बदला पूरा किया है। आज भारत भी यही कर रहा है। जब भारत की जमीन पर तहव्वुर राणा को सजा होगी तो देश के 145 करोड़ लोगों को यह एहसास होगा कि उन्हें इस राक्षस से अपना बदला मिला है और इससे लोगों में अपने देश को लेकर भरोसा बढ़ेगा। दूसरा, आज दुनिया के आतंकियों को यह पता चल जाना चाहिए कि भारत में कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, किसी भी कोने में छिपकर बैठे आतंकियों तक पहुंच सकते हैं। और आखिर में तहव्वुर राणा के लिए मैं एक ही लाइन कहना चाहती हूं, इंसाफ होगा एक दिन, याद रखना तुम, देखेंगे तब खुद को कहां छिपाते हो। हम आपको चीन के उस डिस्काउंट ऑफर के बारे में बताएंगे जो उसने भारत को दिया है। चीन में इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने कहा है कि वो स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आयात करने पर भारत की कंपनियों को 5% का डिस्काउंट दे सकती हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग इसे भारत पर चीन की मेहरबानी बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये चीन की एक मजबूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों पर जो बेसलाइन और रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, उस पर उन्होंने 90 दिन के लिए रोक लगा दी है। इन देशों में हमारा देश भारत भी शामिल है, जिसे अब अगले 90 दिनों तक अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामान पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं देना होगा। लेकिन चीन पर लगाए गए 125%, हमारा 26 है, चीन में 125% रेसिप्रोकल टैरिफ को राष्ट्रपति ट्रंप ने वापस नहीं लिया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर चीन अपना सामान उसके बाजार में बेचना चाहता है तो उसे 90 दिन की कोई छूट नहीं मिलेगी और उसे रेसिप्रोकल टैरिफ किसी भी हालत में देना ही होगा। दूसरी तरफ चीन ने भी ऐलान किया है कि अगर अमेरिका की कंपनियां चीन में अपना सामान बेचना चाहती हैं तो उन्हें 151% का रेसिप्रोकल टैरिफ देना होगा। इस लड़ाई ने चीन की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है और उसका कारण यह है कि चीन जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अमेरिका को निर्यात करता था, अब उसमें रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण भारी कमी आ सकती है और यह सामान बहुत महंगा हो सकता है। उदाहरण के लिए 125% के रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण 1 लाख रुपए का एक मोबाइल फोन अमेरिका के बाजार में अब 2,25,000 रुपए का हो जाएगा। कौन खरीदेगा? 50,000 रुपए का टीवी 1,12,000 रुपए, 500 रुपए का हो जाएगा और 1.5 लाख रुपए का रेफ्रिजरेटर सीधा बढ़कर 3,37,500 रुपए का हो जाएगा। यानी इस रेसिप्रोकल टैरिफ से इन सामान की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि अमेरिका के लोग खरीदना बंद कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो चीन की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को नुकसान होगा, उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, कई फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, चीन की अर्थव्यवस्था का दिवाला निकल जाएगा। इस नुकसान को आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। पिछले साल चीन ने अमेरिका को 38,25,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था, जिनमें सबसे ज्यादा 28.5 यानी लगभग 28.5% हिस्सेदारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ही थी। चीन ने लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अमेरिका के बाजार में बेचे थे, लेकिन अब टैरिफ के कारण चीन ऐसा कर नहीं पाएगा। बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। ये सब ना हो, इसी से बचने के लिए चीन ने भारत से मदद मांगी है और भारत की कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और सेमीकंडक्टर चिप्स आयात करने पर 5% डिस्काउंट देने की बात कही है। चीन इस ऑफर में अपने लिए 2 फायदे देख रहा है। पहला, वो ये सोच रहा है कि अगर अमेरिका की जगह उसने भारत को अपना सामान निर्यात कर दिया तो दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में उसकी हिस्सेदारी कम नहीं होगी और ये 35% के आसपास ही रहेगी। उसकी कंपनियों को भी अपनी फैक्ट्रियां बंद नहीं करनी पड़ेगी, रोजगार भी चलता रहेगा। दूसरा, इससे यह फायदा भी हो सकता है कि भारत की कंपनियां चीन से डिस्काउंट पर यह सामान खरीदकर अमेरिका को निर्यात करेंगी और क्योंकि भारत पर अभी 90 दिनों के लिए टैरिफ लागू नहीं है,
इसीलिए चीन का सामान भारत के रास्ते अमेरिका के बाजार में बिकता रहेगा। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि चीन असल में कितना चालाक है और कितने शातिराना अंदाज में वो अपनी आर्थिक फैसलों को लेता है। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत को चीन का ये ऑफर स्वीकार करना चाहिए या इस ऑफर को रिजेक्ट कर देना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कई कोशिशें की हैं और इसीलिए अगर भारत की कंपनियां चीन के इस ऑफर को स्वीकार कर लेती हैं तो इससे भारत की आत्मनिर्भरता की जो मुहिम है, जो कोशिशें हैं, उसको झटका लग सकता है। आज भी भारत सबसे ज्यादा 14% आयात चीन से ही करता है और अगर हमने इस ऑफर को ले लिया तो यह आयात और भी बढ़ जाएगा। दूसरा, चीन भरोसा करने के लायक देश नहीं है। आज भारत के प्रति चीन के रुख में इतना बदलाव इसलिए आया है क्योंकि अमेरिका के बाजार में उसकी एंट्री बहुत मुश्किल हो गई है। आज चीन चाहता है कि भारत भी उसके साथ मिलकर अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ का विरोध करे, इस लड़ाई में उसका साथ दे, लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा। भारत अपने हित देखेगा। अभी हमारी सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर भारत की कोई भी कंपनी ये सोच रही है कि वो डिस्काउंट में चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदकर अमेरिका में एक्सपोर्ट कर देगी तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे देश में एक कहावत है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद यह कहावत चीन पर बिल्कुल फिट बैठती है। चीन अब भारत की मदद चाहता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा, बल्कि भारत ने इसकी जगह अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया है और सरकार इसके लिए एक विशेष पैकेज भी ला सकती है। अब आपसे हमारा एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि अदालतों का इंसाफ भी कॉपी पेस्ट हो सकता है? सोचिए, किसी मामले पर महीनों तक सुनवाई, लाखों रुपए वकीलों पर खर्च हो, बड़ी बड़ी दलीलें हो, जब फैसले की बात आए तो जज साहब पुराने किसी फैसले को कॉपी करके पेस्ट कर दें तो क्या होगा? सिंगापुर की कोर्ट ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के एक फैसले को रद्द कर दिया और उन पर गंभीर आरोप लगाए। सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने अपने एक 451 पन्नों के फैसले में 212 पन्ने 451 में से 212 पन्ने पिछले फैसलों से कॉपी पेस्ट किए थे। यानी उनका 47% फैसला, 47% फैसला पुराने फैसलों को कॉपी करके लिखा गया था। यह पूरा मामला भारत में एक प्रोजेक्ट से जुड़ी 3 कंपनियों से संबंधित है, जिसमें वर्ष 2017 में भारत सरकार ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि की थी, जिसका इन कंपनियों ने विरोध किया था। जब कोई स्थायी समाधान नहीं निकला तो इसके लिए 3 सदस्यों का ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता यही साहब कर रहे थे, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, और अपने फैसले में उन्होंने वेतन वृद्धि को सही माना था। इस फैसले को उस वक्त चुनौती दी गई। सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि इस फैसले में उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल किया गया था जो इस तरह के मामलों में पहले भी दिए गए, जिनकी अध्यक्षता दीपक मिश्रा ही कर रहे थे। यानी इस मामले में लगभग आधा फैसला पहले के 2 फैसलों का कॉपी पेस्ट था। इसीलिए सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पूरी तरह से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक जैसे मामलों में एक जैसा फैसला देना गलत नहीं है, लेकिन इन मामलों में तथ्य अलग थे, इसलिए ये कॉपी पेस्ट फैसला गलत है। अभी तक फिल्मों में कहा जाता था कि कानून अंधा होता है, लेकिन अब लग रहा है कि इंसाफ भी कॉपी पेस्ट हो सकता है। कोई भी घटना या विवाद एक जैसा भले हो सकता है, लेकिन हर घटना के तथ्य अलग होते हैं। ऐसे में अगर अदालतें इस तरह से कॉपी पेस्ट फैसले सुनाने लगी तो इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और इसमें तथ्यों और तर्कों का होगा क्या? आज सवाल यह भी है कि अदालतें तो लंबे अपने फैसले सुनाती हैं। कई बार तो सैकड़ों हजारों पन्नों में अदालतों के फैसले होते हैं, जिसे हर कोई नहीं पढ़ता। तो क्या उनमें भी इस तरह कॉपी पेस्ट हो सकता है? दीपक मिश्रा अगस्त 2017 से अक्टूबर 2018 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और उन्होंने कई चर्चित फैसले सुनाए।
उन्होंने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। उन्होंने गैर महिला या पुरुष के संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। उन्होंने समलैंगिकता को अपराध बताने वाले धारा 377 को निरस्त किया। और दिल्ली की निर्भया के दोषियों को मृत्यु दंड का फैसला भी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने ही सुनाया और उन्होंने ही रात में याकूब मेनन की दया याचिका पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया था। ऐसा नहीं है कि अदालती फैसलों में जजों ने पुराने फैसलों को कॉपी करके उन्हें पेश किया है। 2021 में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि वो देश के हाई कोर्ट्स के फैसलों से तंग आ गए हैं क्योंकि अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो सोचिए छोटी अदालतों की स्थिति क्या होगी। कॉपी पेस्ट का ये संक्रमण, एपिडेमिक, ये इन्फेक्शन सरकारी विभागों, जांच एजेंसियों और पुलिस के सिस्टम में भी फैला है। 2019 में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कॉपी पेस्ट के लिए ईडी की आलोचना की थी। ईडी ने कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की जमानत का विरोध करने के लिए अपनी अपील में उन्हें पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री लिखा। सुप्रीम कोर्ट को समझ आ गया कि ये पी चिदंबरम से संबंधित दस्तावेजों से कॉपी पेस्ट किया गया था और ये बहुत ही गंभीर बात है। अंजना, मेरे रूप में आपने एआई एंकर तो देख लिया, लेकिन आज मैं आपको एआई एक्टर दिखाऊंगी। न्यूज के साथ ही अब सिनेमा में भी बदलाव आना शुरू हो गया है क्योंकि एआई से बनी फीचर फिल्म अब पहली बार बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। मेरी एआई वर्जन वाकई ये तो बहुत बड़े बदलाव का संकेत है क्योंकि एआई के बाद कई क्षेत्रों में अपनी जगह बनाता जा रहा है एआई, और अब एआई ने सिनेमा में भी एंट्री ले ली है। हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि ये कौन सी फिल्म है जो एआई ने बनाई है और रिलीज कब होगी। अंजना, इस फिल्म का नाम है द विजर्ड ऑफ ऑज। वास्तव में ये फिल्म आज से 86 साल पहले वर्ष 1939 में अमेरिका में रिलीज हुई थी, जिसे गूगल और मैग्नोपस स्टूडियो ने एआई की मदद से फिर से तैयार किया है। इस फिल्म को अगस्त में लास वेगस के मशहूर स्फीयर थिएटर में रिलीज किया जाएगा। स्फीयर थिएटर का डिजाइन ग्लोब जैसा है जिसमें बीच में दर्शक बैठते हैं, चारों तरफ स्क्रीन पर फिल्म दिखाई जाती है जिससे दर्शकों को 360 डिग्री का एक अनुभव होता है। द विजर्ड ऑफ ऑज की अमेरिका की शुरुआती रंगीन फिल्मों में से एक है। इसे एआई में कन्वर्ट करने का आइडिया स्फीयर थिएटर का ही था, लेकिन इसकी तकनीकी जिम्मेदारी गूगल क्लाउड ने निभाई। 86 साल पहले यह फिल्म 35 mm कैमरे में शूट हुई थी, जिसका एआई से रेजोल्यूशन बढ़ाकर 1,60,000 स्क्वायर फीट की घुमावदार स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इस फिल्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरह बनाया गया है कि दर्शकों को लगेगा कि सब कुछ उनके आसपास हो रहा है। वो फिल्म को उसी तरह देख पाएंगे जैसे खुली आंखों से अपने आसपास के रियल लाइफ के दृश्यों को देखते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में दिखने वाले पात्र वास्तविक दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इनमें कोई बनावटीपन नजर नहीं आएगा। विशेष बात यह है कि इसके दृश्यों को वीएफएक्स से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया है। यह भी पहली बार होगा जब फिल्म क्रेडिट्स में एडिटर और वीएफएक्स आर्टिस्ट की जगह एआई इंजीनियर्स के नाम दिखेंगे। मुझे लगता है कि यह तकनीक गेम चेंजर और क्रांतिकारी साबित हो सकती है, जो भारत के सिनेमा के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकती है। भारत का सिनेमा ज्यादा खर्च की वजह से वीएफएक्स के इस्तेमाल में हॉलीवुड से पीछे रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कम लागत, कम समय में अच्छी क्वालिटी के विजुअल इफेक्ट्स बन सकेंगे। इसीलिए डायरेक्टर को अब सिर्फ कल्पना करनी होगी, बाकी काम एआई कर देगा।